हेलो डियर स्टूडेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की एमसीक्यू सीरीज की मास्टर क्लास के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बेस्ट एमसीक्यू मास्टर क्लास सीरीज के पार्ट 2 में वृद्धि और विकास की अवधारणा एवं नियम पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए जल्दी से देखते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 के अंतर्गत जो फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है वो है ईवी हार्लोक के अनुसार विकास की परिभाषा में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए केवल आकार और वजन में वृद्धि, ऑप्शन बी नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताओं का प्रकट होना, ऑप्शन सी पुरानी आदतों का सुदृढ़ीकरण और ऑप्शन डी केवल शारीरिक परिपक्वता। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताओं का प्रकट होना। चलिए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ये है इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तो श्रीमती हार्लोक का मानना है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इसमें प्रगतिशील परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताएं और नई योग्यताएं आती है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वृद्धि और विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए वृद्धि जीवन भर चलती रहती है, ऑप्शन बी विकास केवल मात्रात्मक होता है, ऑप्शन सी वृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष को दर्शाती है और ऑप्शन डी विकास का मापन इंच और पाउंड में किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चंस में आपको वृद्धि और विकास के संदर्भ में जो सही कथन है उसको चुनना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष को दर्शाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कहता है वृद्धि का अर्थ शारीरिक आकार और वजन में बढ़त है या बढ़ोतरी है, जो कि संरचनात्मक जो पक्ष है उसका हिस्सा है, जबकि विकास कार्यात्मक होता है। जैसे हमारा संज्ञानात्मक विकास है, हमारा सामाजिक विकास है, ये सभी हमारे कार्यात्मक पहलू के अंतर्गत आते हैं और इसे मापना कठिन है, इसका केवल अवलोकन किया जा सकता है। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है स्कीनर के अनुसार विकास की प्रक्रिया की प्रकृति क्या है। ऑप्शन ए यह एक असतत प्रक्रिया है, ऑप्शन बी यह एक सतत प्रक्रिया है, ऑप्शन सी इसमें केवल आकस्मिक परिवर्तन होते हैं और ऑप्शन डी यह केवल बाल्यावस्था तक चलती है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कि जो विकास है वह एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है तो स्कीनर ने बल दिया है कि व्यक्ति में कोई भी आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, यानी कि कोई भी परिवर्तन जो विकास के अंतर्गत होता है वो अचानक नहीं होता है, एकदम नहीं होता है, बल्कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर मीन्स जन्म से लेके मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। भले ही इसकी जो गति है वो कभी तीव्र हो,
सकती है या कभी धीमी हो सकती है, लेकिन विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसलिए इसका सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यह एक सतत प्रक्रिया है। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डगलस और हॉलैंड के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता का क्या कारण है? ऑप्शन ए, विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, विकास सभी के लिए समान गति से होता है। ऑप्शन सी, विकास केवल वातावरण पर निर्भर करता है। और ऑप्शन डी कहता है विकास भविष्यवाणी योग्य नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि सभी व्यक्तियों का विकास उनके अपने तरीके से होता है। शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास की गति हर बच्चे में अलग अलग पाई जाती है। इसलिए क्योंकि हर बच्चे का विकास उसके खुद के जो यूनिकनेस जो है उसके हिसाब से होता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मस्तिष्क अधोमुखी क्रम के सिद्धांत के अनुसार विकास किस दिशा में होता है? ऑप्शन ए, पैरों से सिर की ओर। ऑप्शन बी, सिर से पैरों की ओर। ऑप्शन सी, केंद्र से बाहर की ओर। और ऑप्शन डी, बाहर से केंद्र की ओर। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिर से पैर की ओर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से शुरू होकर पैरों की ओर जाता है। पहले भ्रूण का सिर विकसित होता है, फिर बाकी शरीर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निकट दूरस्थ क्रम का क्या अर्थ है? प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट। तो ऑप्शन ए कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन बी कहता है विकास शरीर के केंद्र से बाहरी भागों की ओर होता है। ऑप्शन सी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। और ऑप्शन डी, विकास एक सीधी रेखा में होता है। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कि विकास शरीर के केंद्र से बाहरी भागों की ओर होता है। ऑप्शन बी। चलिए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन बताता है कि शिशु पहले कंधे और रीढ़ पर नियंत्रण पाता है, उसके बाद हाथों और अंत में उंगलियों पर अपना नियंत्रण पाता है। तो विकास की ये एक और दिशा है, जो एक दिशा थी कि बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है, और इस नियम के अकॉर्डिंग जो बच्चे का विकास है वो केंद्र से भारी भागों की ओर होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विकास लंबवत न होकर कैसा होता है? ऑप्शन ए, क्षितिज हॉरिजेंटल होता है। ऑप्शन बी, वर्तुलाकार स्पाइरल होता है। ऑप्शन सी, समानांतर पैरेलल होता है। और ऑप्शन डी, असंबंध अनरिलेटेड होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, विकास वर्तुलाकार होता है, यानी कि स्पाइरल होता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं।
एक्सप्लेनेशन बताता है कि विकास सीधी रेखा में नहीं चलता, अर्थात बच्चे का जो विकास है एक सीधी रेखा के रूप में नहीं होता। बालक एक अवस्था में आगे बढ़ता है, फिर परिपक्वता को स्थायी बनाने के लिए थोड़ा पीछे हटता है, यानी कि विश्राम लेता है और फिर आगे बढ़ता है, यानी कि उसका जो विकास है वो वर्तुलाकार तरीके से होता है। यहाँ पे थोड़ा पीछे हटता है या विश्राम लेते हैं, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि विकास जो है वापस जा रहा है या विकास रुक रहा है। इसका अर्थ ये है कि जब कोई भी एक पार्टिकुलर स्किल बच्चा अचीव करता है तो पहले बच्चा उस स्किल में पूरी तरीके से परिपक्व होता है। तो जैसे विकास, जैसे बच्चा गर्दन संभालना सीखता है तो गर्दन संभालने के बाद बच्चा का जो विकास है वहीं पे थोड़ी देर के लिए धीमा हो जाता है, कुछ समय के लिए, ताकि बच्चा अपने नेक होल्डिंग को और मजबूत कर सके, जिससे बच्चे को अगले पड़ाव में या अगले पड़ाव को अचीव करने में उसको आसानी होती है। तो जो विकास है वो धीमा होता है उस पार्टिकुलर स्टेज पे और बच्चा उस कौशल में अपने आप को अच्छे से परिपक्वता लाता है, फिर वो अगले पड़ाव पर जाता है। तो यहाँ पीछे हटना और विश्राम का मतलब है कि विकास थोड़ा धीमा होता है, रुकता नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास किसका परिणाम है? ऑप्शन ए केवल वंशानुक्रम का, ऑप्शन बी कहता है केवल वातावरण का, और ऑप्शन सी कहता है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन डी केवल विद्यालयी शिक्षा का। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विकास ना तो केवल वंशानुक्रम के आधार पे होता है और न ही वातावरण के आधार पे होता है, बल्कि विकास इन दोनों ही कारकों की आपस में अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप बच्चे का विकास होता है। स्किनर के अनुसार वंशानुक्रम सीमाओं को निश्चित करता है और वातावरण उन सीमाओं के भीतर विकास के अवसर प्रदान करता है। यानी कि वंशानुक्रम जो फैक्टर है वो ये निर्धारित करेगा कि बच्चे का विकास कहां तक होगा और वातावरण उस विकास को उस सीमा तक ले जाने के लिए जो है वातावरण प्रदान करता है। यदि बच्चे को उतना सफिशिएंट वातावरण अगर उसको मिलता है तो बच्चे का विकास उस मैक्सिमम लिमिट तक जा सकता है। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसका सही उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए पहले उंगलियों से पकड़ना फिर पूरे हाथ से, ऑप्शन बी पहले पूरे हाथ से पकड़ना फिर उंगलियों का प्रयोग करना, ऑप्शन सी जन्म से ही स्पष्ट बोलना, और ऑप्शन डी बिना रोए अपनी बात कहना। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पहले पूरे हाथ से पकड़ना फिर उंगलियों का प्रयोग करना। ये कहलाता है सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का होना। कहने का अभिप्राय जैसे इस पिक्चर्स में भी दिखाया गया है कि पहले बच्चा जो गेंद है उसको शुरुआत में अपने दोनों हाथ का उपयोग करके उसको पकड़ता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उंगलियों में मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है, तो वो उसी बॉल को अपने फिंगर की सहायता से उठाना शुरू करता है। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कहता है कि शुरू में बालक किसी वस्तु को पकड़ने के लिए पूरे हाथ या शरीर का प्रयोग करता है। ये कहलाती है सामान्य क्रिया, जो सभी में कॉमन है होती है। तो एक सामान्य क्रिया है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे के कौशल में परिपक्वता आती है तो बाद में वह केवल उंगलियों से उसे पकड़ना सीखता है। इसको कहते हैं विशिष्ट कौशल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बालक और बालिकाओं के विकास की दर, रेट ऑफ डेवलपमेंट,
के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, बालक बालिकाओं से जल्दी परिपक्व होते हैं। ऑप्शन बी, बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी परिपक्व होती है। ऑप्शन सी, दोनों समान गति से परिपक्व होते हैं। और ऑप्शन डी, किशोर अवस्था में बालकों की लंबाई हमेशा कम रहती है। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मीन्स बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी परिपक्व होती हैं। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि विकास का एक नियम है जो कहता है कि बालक एवं बालिकाओं में विकास की दर में जो है वो भिन्नता होती है। मीन्स रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो बालकों का और बालिकाओं का भिन्न होता है। तो ये प्रिंसिपल ही ये निर्धारित करता है कि बालक और बालिकाओं के रेट ऑफ डेवलपमेंट में भिन्नता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व किशोर अवस्था में बालिकाओं की लंबाई जो है और वजन है बालकों की तुलना में अधिक होता है। वे यौवन की अवस्था में बालकों से पहले प्रवेश करती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी परिपक्व होती है। डियर स्टूडेंट, तो ये थे हमारे पार्ट 2 के अंतर्गत एमसीक्यू क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।